नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष ऐप में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, विश्व के महाद्वीपों में हम आज आखिरी महाद्वीप पढ़ रहे थे, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में जो मेन चीज़ें हैं वो हालांकि भारत के संदर्भ में आपसे पूछी जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाओं में भी भारत के, लेकिन एशिया में कहाँ कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे और फिर एशिया के प्रमुख पठारों की भी हम बात करेंगे, तो इसको हम लेकर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो एशिया की, एशिया का मैप आप देख पा रहे होंगे। तो एशिया में कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसकी देखिए मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर देश के अनुसार लिख देता हूं। तो यहाँ पर एक देश आप देख रहे हैं, तुर्की है। यहाँ पर एक देश आपका कौन सा है? तुर्की है। और तुर्की में आप देखोगे यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला नज़र आती है। इस जगह पर एक पर्वत श्रृंखला है तुर्की के अंदर, यहाँ पर इसको बोलते हैं टॉरस पर्वत श्रृंखला। टॉरस पर्वत श्रृंखला, टॉरस पर्वत श्रृंखला है। और टॉरस पर्वत श्रृंखला के उत्तर में एक और पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते हैं पोंटीज पर्वत श्रृंखला। तो तुर्की में ध्यान रखना, ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दोनों कहां पर हैं? तुर्की के अंदर है, तुर्की। और ये जो टॉरस पर्वत श्रृंखला है, इसी से नदियां निकलती हैं, इसी से ध्यान रखना कौन सी नदी निकलती है? दजला फरात नदियां। दजला फरात नदियों की उत्पत्ति होती है यहां से। तो दजला फरात नदियों की उत्पत्ति कहां से होती है? टॉरस पर्वत श्रृंखला से होती है। और टॉरस पर्वत श्रृंखला कहां पर है? तुर्की के अंदर है। तो तुर्की के अंदर ध्यान रखना एक अंतर पर्वतीय पठार भी है, जिसको अनातोलिया पठार कहा जाता है, तो उसको हम पठारों में भी पढ़ेंगे। तो तुर्की के अंदर एक तो ध्यान रखें टॉरस पर्वत श्रृंखला, और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं पोंटीज पर्वत श्रृंखला कहलाती है। उसके बाद हम बात करें ईरान के अंदर। ईरान के अंदर यहां पर हम बात करें तो ईरान के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, नजर आती है यहां पर, इसको हम बोलते हैं जैग्रोस। इसको क्या बोलते हैं? जैग्रोस। जैग्रोस पर्वत श्रृंखला ध्यान रखना कहां पर है? ये ईरान के अंदर पड़ती है। ईरान के अंदर जैग्रोस पर्वत श्रृंखला है, बाकी पूरा ईरान मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम बात करें तो यहां से लेकर यहां तक इस तरह से ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय है। और हिमालय के ऊपर आप देखें एक तरफ तियानसेन है, ठीक है, एक तरफ आपकी कुनलुन है, और एक तरफ क्या है? हिंदुकुश है। और यहाँ पामीर ग्रंथि का निर्माण होता है। तो बीच में यहाँ पर एक नोट बनती है। ग्रंथि का मतलब होता है, भौगोलिक ग्रंथि का मतलब होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर एक भौगोलिक ग्रंथि बनती है, इसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि या पामीर का पठार बोलते हैं इसको। और यही विश्व का सबसे ऊंचा, वो विश्व की छत भी इसको बोलते हैं, विश्व की छत। और यहां से एक तरफ पर्वत श्रृंखला निकलती है, इसको तो हम बोलते हैं हिंदुकुश। हिंदुकुश पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा, और ऊपर की तरफ चली जाती है, इसको बोलते हैं तियानसेन। तियानसेन कहलाती है। और नीचे की तरफ चली जाती है, इसको बोलते हैं कुनलुन। तो ये पर्वत श्रृंखला ध्यान रखना, यहाँ पर इस तरह से कुनलुन पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। तो ये तो हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई। हिमालय के ऊपर पामीर का पठार है, पामीर के पठार से एक तियानसेन, दूसरी कुनलुन और तीसरी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला निकलती है। ठीक है, ये मेन पर्वत श्रृंखला हैं। और रूस में एक पर्वत श्रृंखला और पड़ती है, इसको बोलते हैं अल्ताई। ये कौन सी है? अल्ताई पर्वतमाला। तो अल्ताई पर्वत श्रृंखला आपकी पड़ती है कहाँ पर? रूस के अंदर पड़ती है।
तो ये तो स्थिति बन रही है कहाँ पर, ये स्थिति बनती है आपकी पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर। तो पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर ध्यान रखें, टॉरस और पॉन्टीज कहाँ पर हैं, तुर्की के अंदर हैं, ठीक है। जैग्रोस कहाँ पर है, जैग्रोस ईरान में है। हिंदुकुश अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। टियानसेन और कुनलुन दोनों चीन के अंदर पड़ती हैं। अल्ताई रूस के अंदर पड़ती है। और हिमालय यहाँ पाकिस्तान से लेकर इधर म्यांमार तक फैला हुआ है। तो हिमालय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार इन देशों में फैला हुआ है। तो ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं की हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पड़ती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर आपकी है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। तो ध्यान रखना, हिमालय पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पड़ती है कहाँ पर, नेपाल के अंदर पड़ती है। तो नेपाल में ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये एक पर्वत श्रृंखला आपकी हो गई कहाँ पर, ये दो ईरान के अंदर, एक कहाँ पर हो गई, ये तो हो गई तुर्की के अंदर, ईरान के अंदर, और बाकी ये आप जानते ही हैं, इसके बारे में हम पढ़ा है भारत में भी, भारत में, ठीक है। इस तरह से अब हम बात करें प्रमुख पठारों की। तो प्रमुख पठारों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पठार, ध्यान रखना, कहाँ पर आपका पड़ता है। तो देखिए पठारों की हम बात करें, यहाँ पर ले लेते हैं अगला मैप। तो वो तो पर्वत श्रृंखला हो गई। अब हम बात करें एशिया के प्रमुख पठार। एशिया के प्रमुख पठार। तो एशिया के प्रमुख पठारों की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से प्रमुख पठार हैं। एक तो तुर्की में पड़ेगा आपका, ये ध्यान रखना। एक ईरान का पठार है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पामीर का पठार है। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक विश्व का सबसे बड़ा पठार कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं तिब्बत का पठार। ये तिब्बत का पठार हो जाएगा। यहाँ पर दक्कन का पठार हो जाएगा यहाँ पर। और म्यांमार में शान का पठार है, म्यांमार में शान का पठार आपका कहलाता है। तो ये प्रमुख पठार आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं एशिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले ध्यान रखें अनातोलिया पठार। अनातोलिया पठार ये कहाँ पर है, तुर्की के अंदर पड़ता है। और कैसा है, अंतर पर्वतीय पठार है। उसके बाद हम बात करें ईरान का पठार, ये भी अंतर पर्वतीय पठार है। ईरान का पठार, ये ईरान में अंतर पर्वतीय पठार है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार कैसा है, लावा पठार है, लावा से निर्मित पठार है। और उसके बाद करें बात पामीर का पठार। पामीर का पठार जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व की छत के नाम से भी ये जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार ध्यान रखना गुंबदाकार पठार है और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा पठार है।
सबसे ऊंचा पठार। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार कहलाता है तिब्बत का पठार। और यहाँ पर ध्यान रखें, म्यांमार में एक और पठार है, इसको बोलते हैं शान का पठार। तो शान का पठार कहाँ पर पड़ता है? म्यांमार के अंदर पड़ता है। तो शान का पठार आपको ध्यान रखना है, म्यांमार के अंदर। तो ये एशिया के प्रमुख पठार हैं, इनको आप इसी तरह से नोट डाउन कर लें। सीधा पूछा जाएगा शान का पठार कहाँ पर है, अनातोलिया पठार कहाँ पर है, पोतवाड़ पठार कहाँ पर है। पोतवाड़ पठार और लिख लें, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में एक पठार पड़ता है, इसको और नोट डाउन कर लें, इसको हम बोलते हैं पोतवाड़ का पठार। तो पोतवाड़ पठार पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पाकिस्तान। अरे ये पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में ध्यान रखना एक और पठार है जिसको हम बोलते हैं पोतवाड़ का पठार। तो इस तरह से पठारों को थोड़ा ध्यान रखना है। सीधा सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, पठार, एशिया के प्रमुख पठार, और यहाँ पर लिख लेना है देश, कौन से देश में है, सीधा सुमेलित करने आएगा। तो पहला यहाँ पर लिख लें, जैसे अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार। अनातोलिया पठार कहाँ पर है? तुर्की में पड़ता है, तुर्की के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दूसरा पठार, लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं ईरान का पठार। ईरान पठार ईरान के अंदर ही है। नेक्स्ट लिख लें इसके आगे पोतवाड़ पठार, पोतवाड़ पठार। और पोतवाड़ पठार कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। और पाकिस्तान की देखिए बात होती है तो एक पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में और है, इसको बोलते हैं सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज, ठीक है। सॉल्ट रेंज जो सेंधा नमक है, सेंधा नमक आप सब लोगों ने सुना होगा, सेंधा नमक इस पर्वत श्रृंखला में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेंधा नमक का उत्पादन होता है। तो ये जो सॉल्ट रेंज है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सॉल्ट रेंज। तो एक पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखना। सॉल्ट रेंज कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है सॉल्ट रेंज, ठीक है। तो सॉल्ट रेंज ध्यान रखना कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पोतवाड़ का पठार हो गया पाकिस्तान में। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करें तो जैसे पामीर का पठार, पामीर का पठार। और पामीर का पठार ध्यान रखना, पामीर का पठार यहाँ पर ये जो मध्य एशिया के देश हैं, जैसे यहाँ पर तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इस क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन क्षेत्रों में आपका पड़ता है। उसके बाद देखिए हम बात करें फोर्थ के बाद नेक्स्ट तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार तिब्बत में पड़ता है, जो अभी चीन के नियंत्रण में है, तिब्बत के अंदर पड़ता है। और तिब्बत का पठार ध्यान रखना भारी बहुत बड़ा सोर्स है लिथियम का, इसीलिए चीन ने इस पर कब्जा किया था। लिथियम आपने सुना होगा, लिथियम की बैटरी बनती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी होती है वो किसकी होती है? लिथियम की। तो लिथियम के बहुत बड़े भंडार के रूप में जाना जाता है तिब्बत का पठार। तो चीन का मेन जो मकसद था इस पर नियंत्रण करने का, वो संसाधनों को लेकर ही था, ठीक है। तो तिब्बत का पठार लिथियम के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद हम बात करें शान का पठार, शान का पठार। तो
तो सान का पठार आप जानते हैं कहाँ पर है, म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार के अंदर सान का पठार है। और दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत में पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या है, दक्कन का पठार आपका पड़ता है। तो इस तरह से कुछ मेन पठार आपको ध्यान रखें। एशिया से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें किसके बारे में, एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर जानने वाली हैं। अब देखिए बात करें यहाँ पर क्या है कि एशिया में क्या है कि कई सारे नदियाँ दिखाई देती हैं। हालांकि मेन नदियाँ जैसे सिंधु नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है, इनको हम जान चुके हैं, लेकिन एशिया में कुछ और नदियाँ हैं जिसको थोड़ा जानना आवश्यक है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए एशिया की नदियों की हम बात करें, एशिया की प्रमुख नदियाँ, एशिया की प्रमुख नदियाँ, तो सीधा प्रश्न आपका बनता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं। एक नदी तो ध्यान रखें इस तरह से यहाँ से बहते हुए यहाँ तक जाती है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहलाती है, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे, क्या नाम है, कोई बता सकता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो इसका नाम क्या है, तो हाँ इसका नाम यांग टीसी क्यांग। तो यांग टीसी क्यांग नदी है, एक तो ध्यान रखना यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग ध्यान रखना है। उसके बाद एक और नदी जो है इधर की तरफ जाती है, जो दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है, इसको बोलते हैं वांगहो नदी। वांगहो नदी के रूप में जानी जाती है, या इसी को पीली नदी भी बोलते हैं, वांगो नदी या पीली नदी। उसके बाद ऊपर रूस है और नीचे चीन है, तो रूस और चीन की सीमा से एक नदी बहते हुए यहाँ पर आती है। रूस और चीन की सीमा बनाती है ये नदी, इस तरह से बहते हुए यहाँ पर आती है। इस नदी का भी नाम याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आमूर नदी। रूस और चीन की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ध्यान रखना आमूर नदी रूस और चीन की सीमा निर्धारित करती है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो चीन ध्यान रखना सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मंगोलिया के साथ बनाता है, ना कि चीन के रूस के साथ। चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मंगोलिया से लगती है, रूस से नहीं लगती इतनी लंबी जितनी मंगोलिया से है। तो ध्यान रखना दो प्रमुख नदियां तो चीन की हमने ले ली, यांग टीसी क्यांग और वांगो, और उसके बाद इधर की तरफ कुछ नदियां निकलकर चली जाती हैं। इस तरह से ये नदी आपकी हो जाएगी कौन सी, सिंधु नदी हो जाएगी, सिंधु नदी। और उसके बाद यहीं से एक और नदी बहकर यहाँ पर आकर गिरती है, इस नदी को हम क्या बोल देते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोल देते हैं। और इधर की तरफ एक नदी और बहकर जाती है म्यांमार में, इसको इर्रावदी नदी बोल देते हैं, इर्रावदी नदी, इर्रावदी नदी कहलाती है। उसके बाद यहाँ से तुर्की से नदी निकलती है और इराक से बहते हुए यहाँ फारस की खाड़ी में गिरती है। ये दो नदियों की धारा है, इसको बोलते हैं दजला फरात, दजला फरात नदियाँ। तो दजला फरात नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो ये यूरोप की प्रमुख, एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या स्थिति और बनती है, नदियों की हम बात करें तो बाकी नदियां तो आप जानते ही हैं, कुछ कुछ नदियों के मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर दजला फरात नदी है, इससे प्रश्न आपका बनता है। तो नदियों को देखिए यहां पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको लेकर
क्या स्थिति बनती है। तो देखिए यहाँ पर तो टॉरस पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर क्या है, टॉरस पर्वत श्रृंखला, टॉरस तुर्की में टॉरस पर्वत श्रृंखला तुर्की, यहां से दो धाराएं निकलती हैं, दो धाराएं इस तरह से निकलती हैं और उसके बाद ये आगे जाके फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, फारस की खाड़ी, तो यहाँ पर है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में ये नदियाँ गिरती हैं। इस नदी को हम बोलते हैं दजला, और इस नदी को बोलते हैं फरात। दजला फरात नदियाँ, और दोनों नदियाँ इराक के एक शहर है जिसका नाम है, इराक का एक शहर है, इसको बोलते हैं अल बसरा। अल बसरा में आकर मिल जाती हैं। तो अल बसरा में दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। और ये जो आपका दजला फरात है, ये तो पर्शियन नेम है, लेकिन ग्रीक नेम अगर बात करें तो ग्रीक नेम जो है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं टिग्रिस। इस नदी को क्या बोलते हैं, टिग्रिस नदी बोलते हैं, टिग्रिस नदी। और इस नदी को बोलते हैं यूफ्रेस्टस, यूफ्रेस्टस। तो टिग्रिस और यूफ्रेस्टस नदी के रूप में ये जानी जाती हैं दजला फरात नदियाँ, और यहाँ पर मिलती हैं कहाँ पर, अल बसरा, इराक में। और इराक में ही आप देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ है और सुमेरियन सभ्यता का जन्म हुआ है। तो इसी नदी घाटी में, तो ध्यान रखना, दजला फरात नदी घाटी में, दजला फरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा सुमेरियन सभ्यता का विकास। तो इन सभ्यताओं का विकास यहाँ पर इस तरह से हुआ है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, दजला फरात नदियों के बारे में। तो ये आपको थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना है। दजला फरात नदियाँ निकलती तुर्की से हैं, लेकिन इराक की सबसे प्रमुख नदी है, इराक में बहती है। ध्यान रखना, इराक में, इराक की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर और जान लेते हैं। नदियों की हम बात कर रहे थे, तो पहले तो हम बात कर लें किसकी, एक और नदी जो मैंने लिखी थी, इसको बोलते हैं यांग टीसी क्यांग, यांग टीसी क्यांग। तो यांग टीसी क्यांग नदी की बात करें तो लिख लें इसमें, एशिया की सबसे लंबी नदी है। कई बार पूछा गया है ये, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है यांग टीसी क्यांग नदी। और इसके साथ में एक और नदी है, इसको बोलते हैं वांग हो नदी, वांग हो नदी। और वांगो नदी की देखिए बात की जाए तो वांगो नदी की क्या विशेषता है, तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, चीन का शोक को बोलते हैं वांगो नदी को।
सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जानी जाती है, सॉरो ऑफ चाइना। तो चीन का शोक कहलाती है वांगो नदी, ये ध्यान रखना है। और वांगो नदी की जो घाटी है, वांगो नदी घाटी ध्यान रखना, यहीं पर चीन की सभ्यता का विकास हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, वांगो नदी घाटी में, वांगो नदी घाटी में चीन की सभ्यता का विकास हुआ है, चीन की सभ्यता का विकास। तो चीन की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? वांगो नदी घाटी में हुआ है। और ध्यान रखना, वांगो नदी में पीली मिट्टी से पाई जाती है, तो पीली नदी भी कहलाती है। ये पीली नदी के नाम से भी जानी जाती है। पीली नदी के पूरे यहाँ पर मैदान हैं, और पीली नदी की घाटी में ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आपको पता है कि विश्व में चावल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन है। तो वांगो नदी घाटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? चीन, वो चावल की खेती होती है। तो ध्यान रखना, पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। और ध्यान रखना, पीली नदी के कारण जब सागर में गिरती है तो सागर का रंग भी कैसा हो जाता है? पीला, पीला सागर में गिरती है। तो येलो सी में जाकर ये नदी गिरती है, चीन के पूर्वी भाग में। और ध्यान रखना, वांगो नदी घाटी, वांगो नदी घाटी चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती। तो चावल का कटोरा एक तरह से ये चावल की खेती के लिए जानी जाती है। और बिल्कुल इसी जैसी स्थिति बनती है कहाँ पर? भारत में। और भारत में किस में बनती है? भारत में महानदी के अंदर बनती है। तो महानदी की बेसिन भी पीली मिट्टी से निर्मित है। महानदी में भी छत्तीसगढ़ में चावल की खेती भारी मात्रा में होती है, और महानदी को भी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है कि भारत की वांगो नदी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, महानदी को, महानदी को भारत की वांगो नदी कहा जाता है, भारत की वांगो नदी कहा जाता है। तो भारत की वांगो नदी कहा जाता है किसको? इसको, महानदी को। तो जैसे वांगो नदी की स्थिति पड़ती है चीन के अंदर, उसी तरह की सेम कंडीशन आपकी महानदी बनाती है भारत में। हालांकि छोटे मायने पर बनाती है, लेकिन उस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। इस वजह से इसके बारे में आपका पूछा भी जाता है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये वांगो नदी की बात हो गई। अब एक और नदी बह रही थी जिसको हम बोले थे आमूर नदी। आमूर नदी ध्यान रखना, ये रूस और चीन की सीमा बनाती है, यही इसकी विशेषता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट नदी मैं लिख लेता हूं आमूर नदी। आमूर नदी रूस तथा चीन की सीमा बनाती है, रूस तथा चीन की सीमा पर स्थित है। तो रूस और चीन की सीमा निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? वो आपकी आमूर नदी है। और एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख दूं, जो एग्जाम में पूछा गया है एक बार, ठीक है? तो यहाँ से लिख लेना, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चीन की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मंगोलिया से लगती है,
सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मंगोलिया से लगती है। तो मंगोलिया के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चीन, ना कि रूस के साथ में। लगता ऐसा है कि रूस के साथ में इसकी सबसे लंबी होगी, लेकिन मंगोलिया के साथ में इसकी सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, बाकी ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी हम जान ही चुके हैं। एक और नदी है, इसको बोलते हैं इर्रावदी नदी। और इर्रावदी नदी की हम बात करें तो इर्रावदी नदी ध्यान रखना दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इर्रावदी नदी को ध्यान रखना म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा। तो म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है इर्रावती नदी को। तो इर्रावती नदी ध्यान रखना म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए बात करें, ये तो नदियों की बात हो गई, मेन नदियाँ। अब हम बात करें झीलों की, तो कई सारी झील ध्यान रखना दिखाई देती हैं। तो अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो एशिया में पड़ती है। विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील कौन सी है, वो भी एशिया में पड़ती है। विश्व की सबसे समुद्र तल से नीचे स्थित मतलब लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वो भी आपकी एशिया में ही पड़ती है। या विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील पूछी जाए तो वो भी एशिया के अंदर ही पड़ती है। तो कुछ प्रमुख झीलों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो विशेषकर पूछी जाती हैं। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर एशिया की प्रमुख झीलें। एशिया की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो एशिया की प्रमुख झीलों की देखिए बात करें तो यहाँ पर जैसे मैप में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये मैप आप देख पा रहे होंगे। तो मैप को अगर आप देखेंगे गौर से तो एक झील की तो लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। यही एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस झील को हम बोलते हैं कैस्पियन सागर। इस झील का नाम क्या है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, और कैस्पियन सागर की सीमा इधर देख रहे हैं आप, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, इधर अजरबैजान से लगती है और ऊपर रूस से लगती है, कजाकिस्तान से भी लगती है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। तो ध्यान रखना रूस, कजाकिस्तान, और उसके बाद अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये रूस इसके कैस्पियन सागर से लगने वाले देश हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इजराइल और जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर इस जगह पर एक झील की हम बात कर सकते हैं। इस झील को हम बोलते हैं मृत सागर। इसका नाम क्या है, मृत सागर या डेड सी के नाम से जाना जाता है। तो ये लोएस्ट लेक के नाम से जानी जाती है। खारे पानी में भी है लेकिन लोएस्ट लेक के नाम से जानी जाती है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद तुर्की में चले जाएं तो तुर्की के अंदर एक झील नज़र आती है। ये मृत सागर कहाँ पर है, इजराइल और जॉर्डन। इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर।
तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है मृत सागर, जो विश्व की सबसे नीचे स्थित झील कहलाती है, लोएस्ट लेक है। और तुर्की की बात करें तो तुर्की के अंदर है वॉन झील, तुर्की के अंदर पड़ती है वॉन झील। और वॉन झील ध्यान रखना तुर्की में विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील कहलाती है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील अगर पूछी जाए तो वो कौन सी होगी, वो आपकी होगी वॉन झील। और रूस में चले जाएं, रूस में इसी के नज़दीक में एक और झील है, यहाँ पर इस झील को हम बोलते हैं बैकाल झील, बैकाल झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील के रूप में जानी जाती है। और यहीं पर एक और झील पड़ती है, उसको बोलते हैं बालखास, बालखास झील, ये भी रूस में पड़ती है, बालखास झील रूस में। तो मेन जो विश्व में पहले नंबर पर आती हैं उन झीलों की विशेषता यहाँ पर इस तरह से दिखाई देती हैं। अब इनको थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या स्थिति इन झीलों की यहाँ पर बनती है। जैसे हम बात करें पहले कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर ठीक है। तो कैस्पियन सागर ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो वो कैस्पियन सागर है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि इस झील के उत्तरी भाग में, इस झील के उत्तरी भाग में बोल्गा और यूराल जैसी नदियां गिरती हैं मीठे पानी की। इसके कारण उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है। तो झील के उत्तरी भाग में लवणता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, कम पाई जाती है, क्योंकि बोल्गा तथा यूराल नदियां इस झील में गिरती हैं, इस झील में गिरती हैं। तो बोल्गा और यूराल जैसी नदियां झील में गिरती हैं। कैस्पियन सागर की हम बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात करें अगली एक और झील की, इस झील को हम बोलते हैं बैकाल झील, बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ पर है? बैकाल झील पड़ती है रूस में और विश्व की सबसे गहरी झील कहलाती है, विश्व की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो डीपेस्ट लेक के नाम से जानी जाती है। डीपेस्ट लेक और लोएस्ट लेक में ध्यान रखना, डीपेस्ट लेक का मतलब है उसका जो लोएस्ट बिंदु है, जो सबसे नीचा है, गहरा बिंदु,
लेकिन अगर लोएस्ट लेक की बात होती है तो समुद्र तल से काफ़ी नीचे, तो समुद्र तल से नीचे हो जाएगी। तो बैकाल झील ध्यान रखना विश्व की सबसे गहरी झील के रूप में जानी जाती है। और अगर हम बात करें मृत सागर की, मृत सागर इज़राइल और जॉर्डन, इज़राइल तथा जॉर्डन, इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर है। तो मृत सागर इज कॉल्ड द लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो लोएस्ट लेक के नाम से जानी जाती है, मतलब समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित झील है, समुद्र तल से नीचे। तो समुद्र तल से विश्व में सबसे नीची झील कहलाती है मृत सागर। और इतना तापमान और उमस होती है कि इंसान की मौत हो जाती है, इसी वजह से इसको मृत सागर नाम दिया गया है। और अगर खारे पानी की बात आती है तो ध्यान रखना दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ध्यान रखना लवणता के आधार पर, लवणता के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे अधिक, विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणीय झील है, लवणीय या सैलाइन वाटर, लवणीय झील है। तो विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील अगर कोई है तो वो आपकी कौन सी है? मृत सागर है। इसके बाद हम बात करें वॉन झील की। वॉन झील, वॉन झील तुर्की में स्थित, तुर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक लवणीय, विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है, सबसे अधिक लवणीय झील है। तो सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील अगर पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? वॉन झील होगी। ध्यान रखना मृत सागर नहीं लगाना है, मृत सागर लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ध्यान रखें लवणता क्या है। कुछ लोग कहेंगे अब लवणता क्या है, तो लवणता आपको ध्यान रखना है। लवणता हम किसे बोलेंगे? सैलिनिटी किसे कहा जाएगा? लवणता या सैलिनिटी। तो देखिए सैलिनिटी की बात होती है तो सीधी सीधी बात है कि 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा, घुले हुए लवणों की मात्रा, ठीक है। तो 1000 ग्राम जल में जितने लवण घुले हुए, मतलब हम 1000 ग्राम पानी लेते हैं और उसको उबालते हैं तो उसके बाद जो पदार्थ बचेगा वो क्या होंगे? लवण होंगे। तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्रा की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लवणता। और लवणता के आधार पर देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील आपकी हो जाती है कौन सी? वॉन झील हो जाती है। और वॉन झील की लवणता कितनी है? 330 है, 330। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, लवणता को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। मतलब 1000 ग्राम जल लेंगे तो कितना नमक होगा? 330 ग्राम इसमें नमक होगा। और दूसरे स्थान की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, इसको बोलते हैं मृत सागर। और मृत सागर के पानी में लवणता कितनी है? 238 ग्राम या 238
इस तरह से डिनोट करेंगे। तो दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी की, और तीसरे स्थान पर ध्यान रखें यूएसए की एक झील आती है, इसको बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। और ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? यूएसए के अंदर आती है। और ग्रेट सॉल्ट लेक की लंबवता लगभग 220 है। तो ये विश्व की 3 सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील हैं, इनको ध्यान रखना है। और लवणता मापी को हम क्या बोलते हैं? लवणता मापी। लवणता मापी की बात आती है तो इसको बोलते हैं हम सैलिनोमीटर। सैलिनोमीटर इसको कहा जाता है, सैलिनोमीटर। तो सैलिनोमीटर बोलते हैं लवणता मापी को। तो लवणता की माप करने वाला जो यंत्र है उसको सैलिनोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप में हम बात कर रहे थे प्रमुख झीलों की। तो एशिया महाद्वीप की नदियाँ हो गई, एशिया महाद्वीप के पर्वत हो गए, एशिया महाद्वीप के पठार हो गए, और एशिया महाद्वीप की नदियाँ हो गई और झीलें भी हो गई। अब देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर जानने वाली हैं। हम एक एक देश को लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे आगे जाके। तो देखिए कुछ यहाँ पर मैं आपको जनजातियों के नाम बता दूँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो मैप पर अगर इसको जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। एशिया महाद्वीप है और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल लेता हूँ एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। तो एशिया महाद्वीप की देखिए मेन जनजातियों की हम बात करें तो पहली चीज तो ध्यान रखें मंगोलिया में कौन सी? चीन, और इसमें मंगोल जनजाति पाई जाती है। मंगोल जनजाति। तो मंगोल जनजाति चीन में और मंगोलिया के अंदर आ जाएगी मंगोल जनजाति, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रूस की, तो रूस में या साइबेरिया रूस के अंदर एक जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं याकूत जनजाति। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ याकूत जनजाति। तो याकूत जनजाति कहाँ पर है? साइबेरियाई रूस के अंदर पाई जाती है। साइबेरियाई रूस। तो साइबेरियाई रूस में आपको ध्यान रखना है याकूत जनजाति पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें कजाकिस्तान में एक जनजाति पाई जाती है, इसको बोलते हैं कजाक जनजाति। कजाक कहां पर पाए जाएंगे? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में पाई जाती है कजाक जनजाति, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहां पर किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान में और तजाकिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक और जनजाति पाई जाती है, इसको बोलते हैं किर्गिज जनजाति। लिख लेना, किर्गिस्तान में पड़ती है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में पाई जाती है किर्गिज जनजाति। किर्गिज लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से, किर्गिज आपकी हो जाएगी इस क्षेत्र में। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ आ जाएं तो अफगानिस्तान में ध्यान रखना जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं पख्तून। ध्यान रखना कहाँ पर है? अफगानिस्तान में पाई जाने वाली जनजाति है पख्तून कहलाती है। उसके बाद हम बात करें इधर ईरान की बात करें तो ईरान, इराक या ये सऊदी इस वाले क्षेत्र में या पश्चिमी एशिया वाले इस भाग में एक जनजाति पाई जाती है, उसको बोलते हैं कुर्द जनजाति होती है। कुर्द जनजाति। तो कुर्द जनजाति यहाँ पर आपकी पाई जाती है, ठीक है।
कहाँ पर? ईरान के अंदर। कुर्द ध्यान रखें। पख्तून कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। किर्गिज़ कहाँ पर है? किर्गिस्तान में। कजाक कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। याकूत कहाँ पर है? साइबेरियाई रूस में। और चीन में और मंगोलिया में कौन सी होगी? मंगोलिया जनजाति पाई जाएगी। मंगोल जनजाति उसको बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह हम बात करें नेपाल में, तो नेपाल में शेरपा आपने सुना होगा। शेरपा, गोरखा, बोरात, ये ध्यान रखना जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? नेपाल के अंदर पाई जाती है। नेपाल के अंदर पाई जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेपाल। तो नेपाल के अंदर एक तो शेरपा है, शेरपा। ठीक है। शेरपा ध्यान रखना कौन होते हैं? पर्वतारोही होते हैं। पर्वतारोही मतलब पहाड़ों पर बहुत तेजी से चढ़ने वाली एक जनजाति है जिसको शेरपा कहा जाता है। दूसरी है गोरखा जनजाति। गोरखा जनजाति क्या है? एक सैनिक जनजाति है। और आपको पता होगा हमारी सेना में भी ये गोरखा रेजिमेंट है, बहुत मजबूत होते हैं ये एक सैनिक जनजाति है जो रक्षा का काम करते हैं, सीमाओं का। तो गोरखा रेजिमेंट इसलिए बनाई गई है। ठीक है। और उसके बाद एक और जनजाति यहाँ पर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बोरात। और बोरात जनजाति कहाँ पर है? बोरात नेपाल के अंदर कृषक जनजाति है। कृषक हैं ये, खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें म्यांमार में चले जाएं हम। म्यांमार के अंदर चिंदविन नदी भी पड़ती है। चिंदविन नदी के खाड़ी में रहती है यहाँ पर चिन जनजाति। चिन जनजाति। चिन जनजाति कहाँ पर रह रही है? म्यांमार में चिंदविन नदी, चिंदविन नदी घाटी। तो चिंदविन नदी घाटी में ये जनजाति रहती है कहाँ पर? म्यांमार के अंदर। तो म्यांमार के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाएगी? चकमा जनजाति पाई जाएगी। चकमा जनजाति पाई जाएगी। और उसके बाद म्यांमार के अंदर ही एक और लिख लीजिए, रोहिंग्या। रोहिंग्या से आप लोग परिचित ही होंगे, नाम सुनते रहते होंगे। तो रोहिंग्या मुस्लिम जनजाति भी ध्यान रखना कहाँ पर है? म्यांमार की जनजाति है। रोहिंग्या मुस्लिम जनजाति भी म्यांमार की ही जनजाति है ये। ठीक है। तो चिन जनजाति और रोहिंग्या जनजाति आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर है? म्यांमार की है। और बांग्लादेश में एक पहाड़ी पड़ती है चकमा पहाड़ियाँ, और चकमा पहाड़ियों पर बांग्लादेश में चकमा जनजाति पाई जाती है। चकमा जनजाति पाई जाती है। और चकमा जनजाति कहाँ पर पाई जा रही है? बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आपको ध्यान रखना है चकमा जनजाति पाई जाती है। तो इस तरह से ये प्रमुख जनजातियां हैं। इन जनजातियों को आप ठीक ढंग से नोट डाउन कर लें कि कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। मेनली याकूत एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। याकूत जनजाति साइबेरिया रूस में ध्यान रखना है। शेरपा, गोरखा, बोरात नेपाल की प्रमुख जनजातियां हैं। मंगोलिया और चीन की जनजातियां हैं। चिन और रोहिंग्या म्यांमार के अंदर पाई जाती है। चकमा जनजाति आप जानते ही हैं बांग्लादेश के अंदर पाई जाती है। चकमा शरणार्थी समस्या भी चल रही है भारत के साथ। ठीक है। कजाक जनजाति कजाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है। कुर्द जनजाति ईरान में पाई जाती है। और इधर की तरफ देखें पख्तून जनजाति, पख्तून अफगानिस्तान की जनजाति है। और किर्गिज़ जो है वो किर्गिस्तान में पाई जाने वाली जनजातियों के रूप में जानी जाती है। तो ये प्रमुख जनजातियां आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये किस में है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। तो एशिया महाद्वीप में आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे और लेकर चलेंगे। तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को।